सत्यक सावरकर के बारे में एक और जानकारी आपको। सावरकर और नाथूराम गोडसे के परिवारों में आपस में बहुत करीबी रिश्तेदारी। सावरकर की भतीजी हिमानी सावरकर की शादी नाथूराम गोडसे के भतीजे अशोक सावरकर के साथ हुई। ये उसी वंश परंपरा से आते हैं, सत्यक सावरकर। बीजेपी आरएसएस सावरकर के समर्थक राहुल गांधी के इस गांव में फंस गए हैं, क्योंकि अगर अदालत इसकी इजाजत देती है तो हर दिन हर सुनवाई में जब जब सुनवाई होगी राहुल गांधी एक नया सबूत लेकर आए। बोलते हिंदुस्तान पे तमाम दर्शकों का स्वागत है। सावरकर और गांधी दो विचारधारा, और ये लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई, एक लंबी लड़ाई। ये लड़ाई तब से है जब अंग्रेज इस देश में शासन में थे, और उस शासन से मुक्ति के लिए इस देश में गांधीवादी लोग अपने तरीके से और देश में आजाद भगत सिंह जैसे तमाम नौजवान अपने तरीके से जंग लड़ रहे थे। लेकिन एक तबका ऐसा भी था जो था तो इसी देश का, लेकिन वो अंग्रेजों के सामने डट के खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पा रहा। वो डर रहा था उन कालकोठरियों से जिसमें इस देश के न जाने कितने स्वतंत्रता सेनानी गए और वापस उनकी लाश आई। माफीनामे लिखे गए, उन माफीनामों को लेकर जुड़ जाता है नाम सावरकर से, और फिर सावरकर को कोई वीर सावरकर कहने लगे, तब सवाल उठने लगता है कि आखिर ये कैसी वीरता थी कि अंग्रेजों के सामने डट के खड़े नहीं हो पाए। और आज जब देश आजाद है और 75 साल हो गए हैं, तो फिर एक बार फिर वो इतिहास दोहराया जा रहा है। सावरकर के वंशज गांधी के वंशज से एक बार फिर पिछड़ते नजर आ रहे। मामला क्या है इसके पीछे की वजह और कौन है किरदार? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक है, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। राकेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। राकेश जी, इमरान प्रतापगढ़ी शायर भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, लेकिन शायर होने के नाते उन्होंने एक शेर कहा था कि मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं, और वो राहुल गांधी से इसे कनेक्ट करते हुए बताते हैं कि इस दौर में नया गांधी अगर कोई है जो गांधी की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहा है, तो वो राहुल गांधी है। इस दौर में भी सावरकर को वीर सावरकर कहने वाले क्या इस दौर के गांधी से घबरा रहे हैं? ये सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए शाकिर, इस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या सावरकर के समर्थक हो, तो वे सब लोग जानते हैं कि उनके सामने अगर कोई चुनौती है तो वो राहुल गांधी नाम का आदमी है। क्योंकि राहुल गांधी संघ की विचारधारा के साथ, सावरकरवादी विचारधारा के साथ सीधी लड़ाई में उतर आए। इसलिए संघ भी इस वक्त राहुल गांधी से कतराता है और सावरकर के समर्थक भी उनसे बचने की कोशिश करते हैं। इसके बावजूद टकराव होता रहता है। राहुल गांधी कभी संघ की विचारधारा के बारे में संसद से लेकर सड़कों तक बोल देते हैं, देश से लेकर विदेश तक बोल देते हैं। इसी तरह सावरकर की भूमिका के बारे में भी वे सवाल उठाते रहे। फिलहाल जो ताजा घटना है, जो आज की खबर है, बड़ी खबर है, वो ये है कि राहुल गांधी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है। मुकदमा किया है सावरकर के पोते सत्यक सावरकर ने। उनका कहना यह है कि राहुल गांधी ने ओवरसीज कांग्रेस के कार्यक्रम में 2023 में लंदन में सावरकर को लेकर कोई टिप्पणी की थी, उसके जरिए उनकी मानहानि हुई है, अपमान हुआ है। अदालत में मामला लंबित है। राहुल गांधी के खिलाफ कई मुकदमे चल रहे हैं सावरकर के अपमान के, अलग अलग जगह से भी जमानतें कराते रहते हैं, पर राहुल गांधी चूकते नहीं है बोलने, क्योंकि वे जो कुछ कह रहे हैं वो सब ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर है, उसके प्रामाणिक दस्तावेज हैं। इतिहास सिद्ध बात है कि सावरकर की भूमिका आजादी की लड़ाई में काला पानी के बाद शून्य थी। काला पानी से वे माफी मांगकर बाहर आए। वे मूलतः हिंदुत्व के अगुआ थे, उसके झंडा बरदार थे। जिन्ना और सावरकर दोनों लोग इस देश के विभाजन के बराबर जिम्मेदार हैं। अब जो ताजा मामला है, जिसके जरिए हम प्रसंगवश बाकी बातें भी करेंगे, सावरकर को अभी आपने वीर कहा, उसको लेकर भी बात करेंगे। तो सावरकर के पोते ने जो मुकदमा दर्ज किया, राहुल गांधी ने कहा अदालत से कि हुजूर माई बाप, हम चाहते हैं कि इसको समन ट्रायल के रूप में आप निरंतर करें, इसे जारी करें।
इसका आशय ये है कि जिसके खिलाफ मुकदमा है उसे अपनी बात, अपने प्रमाण, अपने सबूत रखने का मौका दिया जाए, ट्रायल चले, पूरा मुकदमा संचालित हो। और राहुल गांधी ने कहा कि मैंने जो कुछ कहा है उसके बारे में, आजादी की लड़ाई के बारे में उनकी जो भूमिका थी उसके बारे में, जो कुछ कथनी करनी थी सावरकर की उसके बारे में, जो मेरे पास प्रमाण है मैं अदालत में रखूंगा। एक न्यायिक प्रणाली तो यही कहती है कि जिसके खिलाफ मुकदमा है उसे अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। मैंने 5 दिन पहले एक चैनल पर कहा था कि बीजेपी, आरएसएस, सावरकर के समर्थक राहुल गांधी के इस दांव में फंस गए हैं, क्योंकि अगर अदालत इसकी इजाजत देती है तो हर दिन हर सुनवाई में, जब जब सुनवाई होगी, राहुल गांधी एक नया सबूत लेकर आएंगे। सावरकर की खुद की जीवनी में से लेकर आएंगे, सावरकर के निबंध में से कोई प्रमाण लेकर आएंगे। अंग्रेज सरकार के सामने उन्होंने जो माफीनामे लिखे थे, काला पानी पहुंचने के मात्र 20-21 दिन के अंदर उन्होंने पहला माफीनामा लिख दिया था। फिर यह भी आएगा, उन्होंने कहा था ब्रिटिश सरकार से, अंग्रेज हुकूमत से, कि मुझे एक बार जेल से बाहर निकाल दीजिए, अंडमान से बाहर कर दीजिए, मैं जीवन पर्यंत आपकी सेवा करूंगा, जीवन पर्यंत आपका सेवक रहूंगा, ओबीडियंट सर्वेंट रहूंगा। उनके दस्तखत वो माफीनामे सामने आएंगे। तो मैंने कहा था, उसी को मैं फिर दोहरा रहा हूं कि अगर अदालत ने इस ट्रायल की, समन ट्रायल की इजाजत दे दी तो सावरकर के समर्थकों को मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। इतने प्रमाण मौजूद हैं सावरकर की भूमिका को लेकर। इसलिए जैसे ही राहुल गांधी ने यह दरख्वास्त दी, वैसे ही जो फरियादी हैं इस मुकदमे के, सावरकर के पोते, उन्होंने अपने वकील के जरिए अदालत से फरियाद कर दी है कि मेहरबानी करके ये ट्रायल न चलाया जाए, इसको अगले चरण में ले जाएं, सीधे आगे की कार्रवाई शुरू हो। यानी राहुल गांधी को यह मौका ना दिया जाए कि वे अपना पक्ष रख सकें। अब अदालत के पाले में गेंद, मजबूरी यह है अदालत की कि अगर राहुल गांधी को यह मौका नहीं दिया जाता तो नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ होगा। राहुल गांधी फिर उसके बाद हाई कोर्ट जा सकते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और उन्हें जहां भी इस ट्रायल का मौका मिलेगा, जहां भी उन्हें यह अवसर मिलेगा, वहां वे सारे दस्तावेज रखेंगे। तब बची खुची सावरकर की जो भूमिका है वो भी सामने आ जाएगी। यद्यपि कुछ छुपा नहीं है, पिछले कुछ सालों में अभी अभी एक ताजा जीवनी आई है, और वो किसने लिखी है? जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे, अरुण शौरी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भूतपूर्व पत्रकार, इतने बड़े संपादक, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर, उन्होंने वो सब लिख दिया है जो इतने सालों से धीरे धीरे करके सामने आया था। खुद सावरकर के जीवनीकार भी इन तथ्यों से इनकार नहीं कर सकते कि उन्होंने माफीनामे लिखे थे। आगे मैं आपको बताऊंगा जो वीर वाला जो मुहावरा, जो विशेषण उनके नाम से जुड़ा हुआ है, वीर विनायक दामोदर सावरकर, वो कैसे जुड़ा था, वो किसने जोड़ा था? बिल्कुल राकेश जी, ये जब बात आ रही है कि राहुल गांधी अदालत पे खड़े होके बताएंगे कि सावरकर को लेकर क्या तथ्य हैं, डर ये भी है कि जो माफीनामे हैं उसके इतर भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो खुलकर सामने आ जाएंगी, और जो मीडिया और आईटी सेल के जरिए जो एक छवि बनाई गई है वो छवि कहीं ना गिर जाए, इस बात का भी डर है। और जब हम सवाल करते हैं कि अदालत अगर मौका देगी तो अदालत क्या मौका देगी, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और एक छवि देखिए कैसी बन रही है। एक वक्त था जब भगत सिंह और उनके तमाम साथी अदालत पे खड़े हुए थे, और उसी अदालत के मंच से उन्होंने अंग्रेज सरकार के खिलाफ जो तमाम चीजें सामने रखी और उसका एक मैसेजिंग जो पब्लिक में गई, वो स्थिति एक बार फिर दोहराई जा रही है। क्या राहुल गांधी खड़े होंगे अदालत में और बताएंगे कि देखिए, जिस सावरकर को आप वीर कह रहे हैं तो उसके खिलाफ मेरे पास ये सबूत, जिस बात को संसद में नहीं कहने दिया जाएगा, जिस बात को अगर आप सड़क पर कहेंगे तो मुकदमे होंगे, राहुल गांधी उन्हीं बातों को अदालत के सामने रखेंगे ताकि वो एविडेंस के तौर पर, लिखित तौर पर, और वो तमाम चीजें सामने आ जाएंगी और डॉक्यूमेंट हो जाएगा वो एक। तो ये तो वही हो गया कि चक्रव्यूह जो राहुल के खिलाफ रचा गया, राहुल ने उसी चक्रव्यूह को तोड़ा और तोड़कर चक्रव्यूह रचने वालों को एक बार फिर अपने चक्रव्यूह में घेर कर खड़ा कर दिया। निश्चित तौर पर राहुल गांधी ने इस वक्त चक्रव्यूह रच दिया है।
इसलिए मैंने शुरू में कहा इससे बचने का कोई रास्ता है नहीं। सत्यक सावरकर के बारे में एक और जानकारी आप लो। सावरकर और नाथूराम गोडसे के परिवारों में आपस में बहुत करीबी रिश्तेदारी। सावरकर की भतीजी हिमानी सावरकर की शादी नाथूराम गोडसे के भतीजे अशोक सावरकर के साथ हुई। ये उसी वंश परंपरा से आते हैं, सत्यक सावरकर। यानी गांधी जी की हत्या करने वाला नाथूराम गोडसे, उसके भाई गोपाल गोडसे, उनके परिवार में सावरकर की भतीजी हिमानी सावरकर जाती। यानी गोडसे और सावरकर का रिश्ता तब से था। नाथूराम गोडसे बाकायदा सावरकर का आशीर्वाद लेकर ही, सावरकर सदन से बंबई में जो घर था, बहुत बड़ी कोठी थी, वहां से आशीर्वाद लेकर ही दिल्ली रवाना हुआ था। उसके बाद गांधी जी की हत्या की थी उसने, नाथूराम गोडसे ने। तो ये तो हुआ इनका परिचय। अब सवाल ये है, वीर के बारे में आपने कहा, मैं थोड़ा सा उसके जी बारे में बता दूं हमारे दर्शकों जी को। ये जो वीर नाम का विशेषण उनके खुद के नाम के आगे लगा है, ये शाकिर भाई किसी और ने नहीं लगाया। खुद सावरकर ने अपने नाम के आगे लिख लिया। जैसे मैं अपने नाम के आगे लिख लूं महान पत्रकार, या आप लिख लें वो जस्वी पत्रकार मिर्जा शाकिर अली बेग, अपनी आत्मकथा में लिखें, अपने आलेख में बाईलाइन में, यहाँ हमारे आपके नाम जो स्क्रीन पर दिखते हैं इसके आगे लिख लिया जाए महान पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक। ऐसा ही खुद सावरकर ने किया था। उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी, एक किताब लिखी, उनकी जीवनी जैसी लिखी, उसे छद्म नाम से प्रकाशित करवाया, चंद्रगुप्त नाम से वो किताब छपी। लोगों ने समझा कि किसी लेखक ने किताब लिखी है, सावरकर के जीवन के संघर्ष के बारे में लिखी है, कि वे इस तरह से पानी के जहाज से कूद गए थे जब इंग्लैंड से लाया जा रहा था, और मीलों समुद्र में तैर कर गए थे, समुद्र तट पर पहुंचे। उसी किताब में खुद को सावरकर ने वीर लिखा। थोड़े दिनों बाद प्रकाशक ने इस बात का खुलासा कर दिया कि इस किताब के मूल लेखक कोई चंद्रगुप्त नहीं है। इस किताब के मूल लेखक खुद विनायक दामोदर सावरकर हैं। तो सावरकर जी स्वयंभू वीर थे। उन्होंने खुद को भी वीर कहलाना शुरू किया, और बाद में उनके समर्थकों ने उस पुछल्ले को, पुछल्ला तो नहीं कहना चाहिए, पीछे लगता है पुछल्ला, तो ये अगल्ले को आगे लगाकर उन्होंने शुरू कर दिया। कई कहानियां जो उनके बारे में है, जैसे एक छोटी सी बात मैंने कही, अभी आप देखेंगे सोशल मीडिया पर, कल ही मैं देख रहा था, किसी ने लिखा कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला आदमी था दुनिया का सावरकर। सच्चाई ये है कि सावरकर ने जहां से टॉयलेट के रास्ते से जहाज से कूदकर भागने की कोशिश की थी, वहां जहां जहाज लंगर डाले खड़ा था, वहां से दूरी समुद्र तट की मुश्किल से 10, 15, 20 फुट थी। इतना कोई भी तैर सकता है जिसे तैरना आना हो। समुद्र में मीलों, हफ्तों, कई कई दिन तक तैरकर किनारे पर नहीं पहुंचे थे सावरकर, और वे हत्या के आरोप में पकड़े गए। हत्या के केस में, षड्यंत्र के केस में आरोपी। उनके ऊपर और भी गंभीर आरोप थे, उनका हम उल्लेख नहीं करेंगे। भारत में आकर उन्होंने क्या किया? काला पानी से पहले उनकी भूमिका ठीक ठाक थी, अच्छी। उनकी भूमिका में एक बहुत महत्वपूर्ण काम है उनकी लिखी हुई किताब। 1857 की क्रांति पर सबसे पहले लिखने वालों में सावरकर थे। भारत चा प्रथम स्वाधीनता सभा, स्वातंत्र समर, मराठी में उन्होंने लिखी थी, बड़ी मुश्किल से छपी थी, अंग्रेजों ने जब्त कर लिया। वो एक दस्तावेजी किताब थी, उसमें कोई संकोच नहीं कहने। लेकिन काला पानी में गए, माफी मांगकर बाहर आए, उसके बाद क्या किया, फिर ये भी भूमिका सामने आएगी। आपने सही उदाहरण दिया। भगत सिंह ट्रायल क्यों चलवा रहे थे? ताकि अदालत में खड़े होकर रोज जो बयान देंगे अखबारों में छपेंगे। लाहौर के अखबार में रोज उनके बयान छपते थे जब जब पेशी होती थी। वे अंग्रेज सरकार के बारे में, उसके जेल में किए गए जुल्म के बारे में, उसकी तमाम नीतियों के बारे में जो बोलते थे, देश और दुनिया के सामने पहुंचता था। राहुल गांधी और उनके वकील जब ट्रायल चलेगा, ये समन ट्रायल चलेगा, तो बताएंगे कि सावरकर ने माफीनामे के बाद रत्नागिरी में शेष जीवन जिया, और थोड़े बहुत दिन नहीं दिए। जेल से बाहर आने के बाद वे आजादी के कई साल बाद तक जिंदा रहे। काला पानी से आने के बाद देश की आजादी तो 1947 में हुई, वर्षों जिंदा रहे। लेकिन रत्नागिरी में रहते हुए अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने एक बयान नहीं दिया। काला पानी से छूटने के बाद एक पत्थर फेंक कर नहीं मारा अंग्रेजों पर,
जिस वक्त भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु फांसी के फंदे पर चढ़ रहे, जिस वक्त गांधी जी, नेहरू जी, मौलाना आजाद लाठियां खा रहे थे, जेल की हवा खा रहे थे, तब सावरकर अपनी पेंशन बढ़ाने के लिए मिर्जा शाकिर अली बेग साहब रत्नागिरी के कलेक्टर को दरखास्त लिख रहे थे कि मेरी पेंशन 60 रुपए से 100 रुपए कर दी जाए, बहुत खर्चा, जमाना बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है। कलेक्टर ने कहा, हुजूर हमारी खुद की तनख्वाह इतनी नहीं है, हम आपकी पेंशन इतनी कैसे बढ़ा सकते हैं। तो सावरकर की भूमिका को लेकर सारी बातें सामने आएंगी। इसके अलावा यह भी सामने आएगा कि विभाजन के असली जिम्मेदारों में हिंदू महासभा और उसके नेता सावरकर थे। फिर यह भी सामने आएगा कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब सावरकर ने अपनी पार्टी के कानपुर अधिवेशन में जो भाषण दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि यह बहुत अच्छा मौका है, मैदान खाली पड़ा है। मैदान खाली उन्होंने क्यों कहा था वो भी आपको बताता हूं। असल में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान के साथ अंग्रेज सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर बैन लगा दिया, कांग्रेस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लग गया, सारे नेता जेल में डाल दिए गए, गांधी, नेहरू सब जेल चले गए, बहुत कम दूसरी पंक्ति के नेता बाहर बचे। इस परिप्रेक्ष्य में सावरकर कह रहे हैं कि मैदान खाली है, इस मौके का फायदा उठाकर हिंदू महासभा को आगे आकर इस जगह को भर लेना चाहिए और अंग्रेजों की सेवा करना चाहिए। सावरकर का भाषण है कानपुर अधिवेशन में कि ये मौका अंग्रेजों की सेवा करने का है। फिर राहुल गांधी अपनी ट्रायल में ये भी रखेंगे कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चलाकर कांग्रेस इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ रही, तब सावरकर अंग्रेजों का साथ देने के लिए ब्रिटिश फौज में हिंदू युवकों की भर्ती कराने के लिए अभियान चला रहे थे। शहरों में सैन्य परिषदें बना बनाकर लोगों से कह रहे थे अंग्रेजों की सेना में भर्ती हो, ताकि ये सेना अंग्रेजों की पुलिस कांग्रेस की रीढ़ तोड़ सके। तब ये भी सामने आएगा कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो बंगाल की सरकार में शामिल हिंदू महासभा के नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के ब्रिटिश गवर्नर को चिट्ठी लिखकर बता रहे थे कि इस आंदोलन की कमर कैसे तोड़नी चाहिए। वे तौर तरीके बता रहे थे अंग्रेजों को कि इस आंदोलन को खत्म करना है, इसकी कमर कैसे तोड़नी है, इस पर कैसे अत्याचार किया जाए कि कांग्रेसियों के हौसले पस्त हो जाएं। ये मशवरा दे रहे थे बंगाल की सरकार में शामिल उप मुख्यमंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और सरकार में शामिल किसके साथ थे? मुस्लिम लीग की फजलुल हक की सरकार। 2 राज्यों में, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में भी हिंदू महासभा शामिल थी और बंगाल में भी शामिल। तो बीजेपी, आरएसएस, सावरकर के समर्थक, जो लोग सावरकर को गांधी की जगह स्थापित करना चाहते हैं, वे जानते हैं कि अगर राहुल गांधी की फरियाद पर अदालत ने ये समन ट्रायल शुरू किया तो उन पर बहुत भारी पड़ेगा, उन्हें मुंह छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। गाय पर सावरकर के क्या विचार हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसी पर अगला सवाल कि जो राजनीति है इस वक्त मौजूदा वक्त में बीजेपी की आइडियोलॉजी के साथ जुड़ने वाले लोगों का जो तर्क है, और जिस तरह से हेमंत विश्व शर्मा असम में कहते हैं कि भाई गौ हत्या पर तो पूरे देश में बैन होना चाहिए और ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैसा नहीं होना चाहिए, और गौ तस्करी और गौ रक्षा को तमाम चीजें चलती हैं। इसके इर्द गिर्द सावरकर को आइडियोलॉग बनाने वाले, उसकी आइडियोलॉजी को सलाम करने वाले लोग, उसको वीर बताने वाले लोग, क्या सही में सावरकर की आइडियोलॉजी के साथ खड़े हैं? शायद या तो सावरकर को उन्होंने पढ़ा नहीं है, या फिर उन तमाम चीजों को वो किनारे कर देते हैं जिससे वो खुद फंसेंगे, क्योंकि सामने काउंटर पोलराइजेशन के लिए सावरकर के वो कोड्स वो इस्तेमाल नहीं कर सकते जो आमतौर पर सावरकर की तमाम चीजों में वो नजर भी आते हैं। देखिए, जो सावरकर के समर्थक हैं या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थक हैं या बीजेपी के समर्थक, वे अगर सावरकर को समग्र में पढ़ लेंगे, जान लेंगे कि सावरकर के विचार किस किस मुद्दे पर क्या है, खास तौर से जो सबसे बड़े प्रतीकात्मक मुद्दे हैं,
संघ की विचारधारा और उसके समर्थकों के, उनमें गाय की रक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। गाय के लिए वे इंसानों का कत्ल कर देते हैं। मॉब लिंचिंग हो रही है पिछले 10 सालों से। पहलू खां के घर में घुसकर उसके फ्रिज में पड़ताल करते हैं, मार मार कर। अभी हरियाणा में पाटौदी में विधानसभा चुनाव से कुछ समय पहले 2 बेकसूर मुसलमानों को पीट पीट कर मार डाला गया, सिर्फ इस शक में कि उनके पास बीफ है, गौ मांस। लेकिन अगर ये सारे लोग सावरकर के विचार जान लेंगे तो ये कहां जाएंगे। और सावरकर के विचार आज से 90 साल पहले, 1930-31 की बात, उस वक्त एक बहस चल रही थी अखबारों में, एक प्रश्नोत्तरी चल रही थी कि सच्चा हिंदू कौन है। बहुत सारे लोगों ने लिखा, अलग अलग उत्तर लिखे। ज्यादा बड़ी संख्या में लोगों ने लिखा कि जो गौ पूजन करता हो, जो गाय की पूजा करता हो, वो सच्चा हिंदू है। तब सावरकर ने एक लेख लिखा। मराठी की एक पत्रिका निकलती की जर्नल था, भाला नाम था उसका। उसमें सावरकर ने एक लेख लिखा। लेख का शीर्षक था, गौ पालन हवे, गौ पूजन नभे। गौ पालन हवे, गौ पूजन नभे। यानी गौ पालन होना चाहिए, गौ पूजन नहीं होना चाहिए। इस लेख में सावरकर ने लिखा कि गाय एक मूर्ख पशु है, बुद्धिहीन पशु है। वो अपने मल में यानी अपने गोबर में पड़ी रहती है, लोटी रहती है। उसका उसका पालन करना चाहिए, उसको पालना चाहिए, क्योंकि वो एक उपयोगी पशु है। वो दूध देती है, उसके गोबर से कंडे बन सकते हैं जो ईंधन के काम आते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन आगे सावरकर अपने लेख में लिखते हैं, विज्ञान निष्ठ निबंध, उसमें उन्होंने लिखा है, गौ पालन हवे, गौ पूजन नभे। फिर सावरकर लिखते हैं सबसे गंभीर बात, वे कहते हैं कि गाय को मारकर खा लेना चाहिए अगर जरूरत पड़े तो। इसका उदाहरण भी उन्होंने लिखा है कि मध्यकाल में या मुगल काल में भारतीय राजा हारे इसलिए कि जब उन्हें जरूरत पड़ी, युद्ध के समय भोजन समाप्त हो गया, आसपास गायें थी लेकिन गाय को नहीं खाया, भूखों मर गए तो लड़ते कैसे, मुगलों के सामने हार गए। उन्होंने लिखा है कि भारत के दुर्ग और किलों के पतन में, युद्ध में हिंदू राजाओं के हारने में एक बड़ा कारण यह भी था कि जब भोजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही थी तो जरूरत पड़ने पर वे गाय को मारकर खा सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। सावरकर दोहराते हैं कि जब जरूरत पड़े, ऐसे आपातकाल में, ऐसी विकट परिस्थिति में गाय को मारकर पकाकर खा लेना चाहिए। तो अब बताइए, जो सावरकर के समर्थक हैं वो ये सब सुन लेंगे, सावरकर का ये लेख पढ़ लेंगे, और ये पत्रिका, ये जर्नल भी किसने छापा था? वीर विनायक दामोदर सावरकर स्वातंत्र वीर सावरकर स्मृति न्यास, महाराष्ट्र की एक संस्था है, यानी उन्हीं की संस्था, उनके नाम की संस्था, ट्रस्ट, वो मैगजीन छाप रही है, उसमें सावरकर का लेख छप रहा है और वे कह रहे हैं गाय को मारकर खा लेना चाहिए। तो ये लोग जितनी भी कोशिश कर लें, गांधी तो छोड़िए, आजादी की लड़ाई के और तमाम जो नायक महानायक हैं, उनके आसपास भी दूर दूर तक नहीं फटक सकते सावरकर। और जितनी ये लोग कोशिश करेंगे गांधी को बदनाम करने की, गांधी की चरित्र हत्या करने की, उनकी जगह सावरकर को स्थापित करने की, उतना ही सावरकर का असली सच, उनका असली चेहरा सामने आता जाएगा। अब उसे वो रोक नहीं सकते। ताजा किताब भी अरुण शौरी की बहुत कुछ बयान करती है, ये लोग उसी को पढ़ लें। जी शातिर। राकेश जी, आखिर में जब आप सावरकर के बारे में बता रहे हैं कि इंग्लिश चैनल वाला तमाम चीजें खुद ही गढ़ ली गई और वीर खुद ही लगा दिया गया, तभी एक किरदार भी थोड़ा सा घूमता है। वो किरदार कभी मगरमच्छ पकड़ता हुआ नजर आता है, कभी किसी और खतरनाक जानवर के साथ खेलता नजर आता है। तो क्या ये लेगेसी चली आ रही है? देखिए, ये पूरी विचारधारा जो है, ये जो विचार जी। परिवार, इसके पास नायकों महानायकों का बहुत टोटा है, बहुत अभाव है। उनके पास एक मिट्टी का माधव जैसा भी कोई महानायक नहीं। पूरी आजादी की लड़ाई में नाम लेवा भी कोई हीरो नहीं है संघ के पास। आरएसएस 1925 में बन गया था, हिंदू महासभा उससे पहले की है।
लेकिन उनके पास कोई नायक नहीं है। सावरकर को नायक बनाने की कोशिश करते हैं, हीरो बनाने की कोशिश करते हैं, तो ये सारे तथ्य सामने आ जाते हैं जो पिछले 25 मिनट से हम और आप साझा कर रहे हैं। यही हाल वर्तमान महानायक का, उनको लेकर किताब छाप दी गई है बाल नरेंद्र नाम से। उसमें तमाम किस्से कहानियां हैं कि बचपन में मगरमच्छ को कंधे पर उठाकर ले आए थे, माँ ने कहा कि इसको क्यों ले आए, तो वापस छोड़ आए। रेलवे स्टेशन पर चाय बेची, उस रेलवे स्टेशन पर जो कभी वजूद में नहीं था उस समय। 35 साल भिक्षाटन किया। उन्हीं 35 सालों में यूनिवर्सल स्टूडियो हॉलीवुड के गेट पर फोटो खिंचवाई। उन्हीं 35 सालों में एफिल टावर के सामने खड़े हैं। उन्हीं 35 सालों में व्हाइट हाउस के दरवाजे पर खड़े हैं। उन्हीं 35 सालों में अमेरिका के यूथ लीडरशिप प्रोग्राम में जा रहे हैं, लेकिन 35 साल भिक्षाटन किया। तो असल में ये नायक गढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सारे लोग कच्ची मिट्टी के नायक हैं, पहली बारिश में घुल जाते हैं। सावरकर को लेकर तो हद ये हुई है कि कर्नाटक में जब बीजेपी की सरकार थी तो पाठ्य पुस्तक में एक लेख शामिल कर दिया गया। उसमें यह लेख लिखा था कि जब सावरकर अंडमान की काला पानी जेल में बंद थे, काला पानी की सजा काट रहे थे, तो रात को वे एक बुलबुल पर बैठकर भारत भ्रमण पर आते थे, भारत की दशा देखने। कल्पना कीजिए 21वीं सदी में इस मूर्खता की पराकाष्ठा की कि कोई व्यक्ति, कोई हाड़ मास का इंसान बुलबुल पर बैठकर अंग्रेजों की कैद में से, जहां परिंदा पर नहीं मार सकता था, काला पानी की जेल में, हमने देखी है, हिंदुस्तान के तमाम लोगों ने देखी हो जो भी अंडमान जाते हैं, सेल्युलर जेल देखी है। क्या वहां से निकलकर किसी भी रूप में कोई व्यक्ति बुलबुल पर बैठकर भारत भ्रमण करके रात में ही वापस लौट जाता था? ऐसी मूर्खताएं, इनके जरिए ये लोग महानायक गढ़ने की कोशिश करते हैं। और आखिर में एक बात और बता दूं, जी आमतौर पर ये बात कही जाती है कि सावरकर पर बहुत अत्याचार हुए काला पानी में, अंडमान में, सेल्युलर जेल में, लेकिन ये लोग ये भूल जाते हैं कि उसी सेल्युलर जेल में भारत भर के 80,000 लोग कैद रखे गए अलग अलग समय पे। बाद में बंद हो गई थी काला पानी की, 1857 की क्रांति के बाद उसको यहाँ के कैदियों के लिए बनाया गया था, लेकिन एक भी व्यक्ति ने माफी नहीं मांगी, एक भी व्यक्ति माफी लेकर बाहर नहीं आया। जावेद अख्तर के परदादा मौलाना फजले हक खैराबादी, उनकी मजार वहां बनी है आज भी। अंग्रेज सरकार ने, वो इतने विद्वान थे, इतने पढ़े लिखे आदमी थे कि ब्रिटिश हुकूमत भी उनकी विद्वता के सामने नतमस्तक थी। अंग्रेजों ने यहां तक कोशिश की थी कि किसी तरह इनको सजा न दी जाए, क्योंकि असल में गुनाह उनका क्या था। 1857 की क्रांति में उन्होंने एक फतवा जारी कर दिया था कि हिंदुस्तान के मुसलमान अंग्रेजों के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल हों। इस फतवे के अपराध में अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा चलाया, काला पानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया। उसके बाद जब अंग्रेजों ने उनकी विद्वता के चलते चाहा कि इनको किसी तरह निकालें, तो अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, ये फतवा इन्होंने नहीं दिया था, वो मौलाना फजले हक खैराबादी कोई और था। तब मौलाना साहब ने कहा कि नहीं, वो फतवा मेरा ही जारी किया हुआ है, किसी बेगुनाह को मत फंसाइए, जो सजा देनी हो मुझे दीजिए। और वे शहीद हो गए। ऐसे लोगों के सामने ये बौने नायकों को महानायक बनाना चाहते हैं, ये कभी नहीं बना पाएंगे। इतिहास आजादी की लड़ाई से लेकर आज तक बड़े बड़े महापुरुषों, महानायकों के नाम से अटा पड़ा है, लेकिन उस पूरे इतिहास में, आधुनिक भारतीय इतिहास में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक भी महानायक नहीं। यहां तक कि आजादी के बाद भी पंडित जवाहरलाल नेहरू, शहीद हुई इंदिरा गांधी, शहीद राजीव गांधी जैसे लोगों के सामने भी इनके पास कोई नहीं है जिन्हें ये स्थापित कर सके। जी, बहुत शुक्रिया राकेश जी, बोलते हिंदुस्तान को समय देने के लिए, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत शुक्रिया।